हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे रेशियो एनालिसिस में। दूसरी तरह की रेशियोज आपको बताएंगे जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि सर हमें सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बताइए। तो हम जब पुरानी वाली रेशियो आपको पढ़ा रहे थे, नाम ध्यान है, लिक्विडिटी रेशियोज, वो भी एक तरीके से सॉल्वेंसी रेशियोज थी, पर वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज थी। तो सर ये भी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं। तो यानी कि ये भी सॉल्वेंसी बताएंगी, लेकिन कौन सी? लॉन्ग टर्म नेचर की। अब सर सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एबिलिटी टू पे डेट कैसी है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, इसीलिए हम आपकी लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी को जज करना चाहते हैं। मतलब एक व्यापार की क्या एफिशिएंसी है, क्या वो अपने आने वाली लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हम देखना चाहते हैं। और ये आने वाला समय, किस समय की हम बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास दो चार इंडिकेटिंग रेशियोज हैं, और वैसे तो और भी रेशियोज हो सकती हैं, लेकिन हमारी बुक ने कहा कि नहीं जी कपूर साहब, बच्चों को ज्यादा तंग मत करना, उन्हें केवल 4 रेशियोज के बारे में बताना। मैंने कहा चलो बताओ कौन कौन सी 4 रेशियोज बतानी है। उन्होंने कहा पहली वाली तो सबसे ज्यादा पॉपुलर रेशियो है। तो हमारी जो फर्स्ट रेशियो है उसका नाम है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट ऊपर रखिए, इक्विटी नीचे रखिए। इक्विटी को लेकर के कई बार स्टूडेंट्स के मन में ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। ओके, यानी कि डेट इक्विटी रेशियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसका फॉर्मूला होता है डेट ऊपर इक्विटी नीचे। डेट ऊपर इक्विटी नीचे। डेट का मतलब क्या होता है सर? लिखना चाहो तो लिख लो। डेट का मतलब होता है जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, उसको हम डेट बोलते हैं। सर इक्विटी किसे बोलते हैं? अब इक्विटी का नाम ना कुछ ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। नहीं, कई बार बच्चों को लगता है हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स की बात कर रहे हैं। नहीं, इक्विटी एक टर्म है जो कि शेयर होल्डर्स फंड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी के अंदर इक्विटी कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस कैपिटल भी आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर क्या इस रेशियो का कोई आइडियल रेशियो होता है? हाँ, इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। इसका मतलब अगर आपके बिजनेस में 2 रुपए की लायबिलिटी लॉन्ग टर्म की है, तो आपके पास 1 रुपए की इक्विटी यानी कैपिटल होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। सर तो बिजनेस में क्या 1 रुपए और 2 रुपए की बात होती है? बेटे ये इंडिकेशन है कि जितनी रुपये का आपका डेट है, कम से कम उसका 50%, आधा आपके पास इक्विटी होना चाहिए। अब ज्यादा मजाक मत करो, आगे बढ़ो, ठीक है? तुम मुझसे मजाक करोगे, होना कुछ नहीं है, एग्जाम तुमसे मजाक करेगा। कहेगा जो बच्चे अपने टीचर का मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक एग्जाम क्वेश्चन पेपर उड़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ के अब दूसरी रेशियो के पास चलते हैं। सर हमारी जो दूसरी रेशियो है वो कौन सी है? तो वो होती है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब सर टोटल एसेट टू डेट रेशियो से हमें ऐसा लगता है कि टोटल एसेट्स ऊपर और डेट नीचे। टोटल एसेट्स ऊपर और डेट नीचे। ओह कितना आसान है। यानी रेशियो देख के ही सर हम समझ जाएंगे, जब नाम आया डेट इक्विटी रेशियो तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे। जब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आया तो टोटल एसेट्स ऊपर और डेट नीचे। अब देखो डेट कॉमन टर्म है, पिछले क्वेश्चन में भी, पिछली रेशियो में भी यूज हुआ था। सर जैसे इसका आइडियल रेशियो था 2:1, इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? तो मैंने कहा कमाल की बात है, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं होता।
आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ओहो, खुशी की बात हो गई सर ये तो। नाउ तीसरी रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो मतलब, प्रोप्राइटरी मतलब आप कितने अपने बिजनेस के कितने ऑनर हैं उसकी हम रेशो निकालना चाहते हैं। अब सर इसके नाम से इसका फॉर्मूला याद नहीं होता कि प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब है आप उसके कितने ऑनर हैं। कैसे पता चलेगा सर हम कितने ऑनर हैं? तो इसके लिए आपको इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स को आपको ऊपर रखना है। तो आप ऊपर रखेंगे प्रोप्राइटर्स फंड्स इसे ऊपर रखेंगे और टोटल एसेट्स इसे आप नीचे रखेंगे। अब इस रेशो की ना एक खास बात है, इसीलिए मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं ना ये बॉक्स में डाल देता हूं। अब आप कहोगे सर आपने इस रेशो को बॉक्स में क्यों डाला? क्योंकि इस रेशो की ना एक खास बात है। वो खास बात यह है कि ये जो रेशो है ना, ये परसेंटेज में भी कैलकुलेट होती है और ये रेशो x/y की फॉर्मेट में भी कैलकुलेट होती है। जब भी कोई रेशो परसेंटेज फॉर्मेट में आएगी तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है। यानी कभी कभी प्रोप्राइटरी रेशो में आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 भी दिखेगा और कई बार नहीं दिखेगा, तो दोनों चलती हैं। और हम इसके बारे में अभी दोबारा चर्चा कर लेंगे, इसमें क्या हो गया, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, क्योंकि ना जगह की दिक्कत हो रही है। सर अब आपने बहुत ज्यादा इधर कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा इधर कर दिया क्या? दोबारा कर देते हैं, रुको। तो हम इसको दोबारा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। ओके, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। क्यों किया? सो दैट हम यहां पर अपनी फोर्थ रेशो की भी जगह बना दें। ये भी हमारी फोर्थ रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है और इसका नाम होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशो थोड़ी सी अलग है और इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। क्या कहा मैंने? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कहो या लॉन्ग टर्म डेट कहो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। और ये जो रेशो होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी रेशो टाइम्स में आती है। अब मैं आपके साथ इन 4 रेशियोज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। नाउ कुछ मैंने आपके लिए समराइज्ड नोट्स बनाए हैं, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ देना, इसमें क्या हो गया। ये ऊपर तो हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो मतलब लिक्विडिटी रेशियोज की हमने बात की थी, ये उसके नोट्स हैं। और ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात है। तो मुझे ये बताइए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में कुल कितनी रेशियोज थी? टोटल 4 आपको पढ़नी थी। तो 4 में से सर आपने ऊपर 3 को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? देखो, समझने की कोशिश करना, ये तीनों लगभग एक ही जैसी है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रखा और जो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसको बाद में कर दिया। तो सर सॉल्वेंसी पता लगाने के लिए पहला हो गया डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा हो गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और तीसरा हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो, इनके बीच में संबंध कैसा है? हालांकि आपको याद नहीं रहेगा, आप कहोगे सर हमें लॉजिक क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो लॉजिक याद ही नहीं रहते। बेटे जब भी कंपनी बंद होती है तो डेट अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है अगर कंपनी के पास इक्विटी हो। बोलो क्यों? सर हमें क्या पता क्यों, आप ही बताओगे, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम छोटे से बच्चे हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा कि कंपनी के केस में पहले डेट की पेमेंट होती है, फिर इक्विटी की पेमेंट होती है। तो कंपनी में पैसा डेट ने भी दिया, कंपनी में पैसा इक्विटी ने भी दिया। लो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। सपोज ये एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर
इक्विटी सबसे पहले आके पैसा देती है। मान लो इक्विटी ने 100 करोड़ पैसा दिया, बाद में डेट आता है। डेट कहता है कि भाई जिसके पास अपना पैसा होगा उसी को मैं लोन दूंगा। तो यहां पर डेट आया 200 करोड़, अब ये हो गया 300 करोड़। नाउ इस कंपनी को काम शुरू करना था, लेकिन किसी कारण से काम शुरू नहीं हो पाया। मान लो ये कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, इन्हें कुछ बिजनेस करना तो हो नहीं पाई। कई बार ना ऐसा हो जाता है, कंपनी पेपर में बनी रह जाती है, सब कुछ हो जाता है, अचानक इलेक्शन आता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और जब नई गवर्नमेंट आती है वो उसका बिजनेस शुरू नहीं होने देती। एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे मत लेना। अब सर बिजनेस शुरू नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी बंद हो गई तो भाई कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसा नहीं समझ लेना कि हाँ 300 करोड़ तो आए थे वो पड़े में, भाई कुछ पैसे खर्च हो गए। मान लो 40-50 करोड़ रुपए कंपनी के लॉस्ट हो गए बिजनेस शुरू ना होने की वजह से, तो कंपनी के पास अब 250 करोड़ बच गए देने के लिए। तो 250 करोड़ में से कंपनी ना पहले इनको बुलाएगी कि लाओ भाई अपना पैसा ले जाओ, और फिर कंपनी क्या कहेगी कि भाई 200 करोड़ रुपए डेट के लोग ले गए, अब 50 करोड़ बचे हैं, और कंपनी कहेगी लो भाई ये आके तुम ले जाओ। इक्विटी वालों को कहेगी तुम्हें केवल 50 करोड़ ही मिल पाएगा। तो इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने कुछ याद नहीं रखना, आपने सिर्फ समझना है। क्योंकि पेमेंट लेते हुए डेट को पहले मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है, तो यानी अल्टीमेटली नुकसान में इक्विटी वाले जाते हैं। तो पीछे जितनी बड़ी इक्विटी हो डेट वाले खुश रहते हैं कि हाँ भाई नुकसान हमें नहीं होगा, नुकसान उनको होगा। इसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो का रिलेशनशिप है। डेट का मतलब है कंपनी ने जो लोन लिए, और वो लोन खुश होते हैं कि अगर कंपनी के पास अपनी इक्विटी है, क्योंकि नुकसान की स्थिति में वो इक्विटी के ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि पहले डेट वाले पैसा लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, बच गया तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका सर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट अपॉन में इक्विटी। नाउ आपको डेट का मतलब क्या है? तो डेट का मतलब है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स या आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इनको हम डेट बोलते हैं। ठीक है सर, इनको क्या हम डेट बोलेंगे या लॉन्ग टर्म डेट बोलेंगे? तो डेट का मतलब हम एक तरीके से ना लिखा हो तो लॉन्ग टर्म डेट लेकर के चलते हैं, तो ये हमारे डेट हैं। डेट मतलब आपकी ऑब्लिगेशंस। बोले तो कौन सी ऑब्लिगेशंस? जो कि आपकी बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के बाद पे होनी है। और अगर आप ज्यादा ज्ञानवान हैं, आप कहोगे सर हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, आप ऑपरेटिंग साइकिल को भूल गए, तो अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा किया है तो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद भी होते हैं। ठीक है, पहली टर्म तो ये हो गई। दूसरी टर्म हो गई सर इक्विटी। मैंने पहले भी कहा था कि इक्विटी को कंफ्यूज इक्विटी कैपिटल से मत करना, क्योंकि बच्चों को लगता है इक्विटी टर्म तो इतनी बार पढ़ा था ना शेयर कैपिटल में, तो वो इसे इक्विटी कैपिटल समझ लेते हैं। नहीं, इसमें दो चीजें आती हैं। अगर मैं टर्म की बात करूं तो इसको ना हम शेयर होल्डर्स फंड्स भी कहते हैं, और इसमें दो चीजें आती हैं। एक आती है आपकी शेयर कैपिटल और दूसरा आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो हेडिंग इसके अंदर आती हैं। ठीक है, बाकी हेडिंग्स जो है ना बैलेंस शीट में दी है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आती। और जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें इक्विटी कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस कैपिटल भी आती है। ओके, तो एग्जामिनर कई बार कैसे इंफॉर्मेशन देगा, कई बार कैसे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको मैं और बता देता हूं जिसे जान के आपको खुशी होगी कि इसी को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। यानी सर इक्विटी कहो या शेयर होल्डर फंड कहो एक ही बात, शेयर होल्डर फंड कहो प्रोप्राइटर फंड कहो एक ही बात। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मैंने आपको इक्विटी का मतलब तो बताया ही बताया, और प्रोप्राइटर्स फंड्स का भी मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, डेट का मतलब यहां बताया तो डेट यहां पर भी आ गया। लो जी, बोलो ना। नाउ अब सर बच्चा कह रहा है कि सर ये बताओ जो हमारी दूसरी रेशो है, जो हमारी दूसरी रेशो थी टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट। अब सर
डेट कहता है कि भाई मैंने कंपनी से लेना है, मेरा कंपनी से कुछ लेना बाकी है, तो कंपनी के पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे वो उतना ज्यादा सेफ होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स का डेट के साथ रिलेशनशिप होता है। जो लोग लोन देते हैं वो कंपनी के एसेट्स को देखते हैं कि हाँ अगर कंपनी के पास खूब सारे एसेट्स हैं तो इसका मतलब हमारा पैसा सेफ है। और तीसरी हमारी थी प्रोप्राइटर्स रेशो, जिसमें हम प्रोप्राइटरी फंड्स को ऊपर रखते हैं और टोटल एसेट्स को हम नीचे रखते हैं। इसका मतलब प्रोप्राइटर फंड्स का मतलब एक तरीके से इक्विटी ही हो गया या फिर शेयर होल्डर्स फंड, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये तीनों ना एक ही तरीके की रेशियोज हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको इनके बारे में बताऊं, फिर मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बची हुई बातें आपके साथ करूंगा। तो मैं चलता हूं बुक के पास और मैं बुक से कहता हूं कि लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा था करंट रेशियो क्विक रेशियो के बारे में। तो करंट रेशियो क्विक रेशियो हमने लास्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। कुछ एक दो बच गए थे, इनको हम बाद में देखते हैं। और आपके पास करने को होमवर्क था अप टू क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन नंबर 38 तक अगर आपसे नहीं बने हो तो आपके पास सॉल्यूशंस थे। अब आप कहोगे कि सर हम आपसे पढ़ने के लिए आते हैं और आप हमें कहते हो कि आप बुक से पढ़ लो। बेटे तो एक बात समझ लो, अगर आपको बुक पढ़ के अब समझ में नहीं आ रहा मेरे पढ़ाने के बाद, तो इसका मतलब आपकी लर्निंग पूरी नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? बहुत जरूरी है जब आप खुद से जाकर के बुक को पढ़ करके देखते हैं और देखते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है, अब आपकी लर्निंग पूरी हो गई है। खैर, अब कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से टाइम पास करके चले जाते हैं। हमारे जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, गगन जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो आप देखते हो यार प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, सुनने में मजा आ रहा है, तो फिर याद रहेगी? नहीं रहेगी। मूवी देखने गए, बहुत अच्छी मूवी थी, कितनी देर की थी? 2.5 घंटे की थी। मैंने कहा जरा स्टोरी सुनाओ, तो आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुना पाओगे, क्योंकि आपको आधे से ज्यादा चीजें तो उसी समय भूल गई, उस अच्छी मूवी की भी भूल गई जो अभी आप देख के आए थे, ठीक है। इसलिए खुद से पढ़ने की हैबिट डालो। सर हमें ना डर लगता है, हमें लगता है हमसे होगा नहीं। अरे घबराओ मत, अपनी ताकत को पहचानो, होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं आपको याद दिला दूं कि भैया डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी, और इसकी एक आइडियल रेशियो थी 2:1। यानी अगर ये 2:1 है तो इसका मतलब ठीक है। यानी अगर एक कंपनी के पास 20 लाख रुपए की इक्विटी है तो वो अगर 40 लाख रुपए के लोन लेती है तो वो सुरक्षित है। समझे? उल्टा मत समझ लेना कि कैपिटल का आधा लोन होता है, नहीं, डबल ले सकते हो। उससे ज्यादा है तो खतरनाक है, और ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ने एग्री कर लिए। नाउ सर क्वेश्चन करने को आएगा, एमसीक्यू की फॉर्मेट में आएगा, कुछ भी आएगा, तो हमें पहले नॉलेज पकड़नी है। नॉलेज कहती है कि डेट इक्विटी रेशियो निकालो, और सर चीजें तो देखो क्या क्या दी हुई है। डेट इक्विटी रेशियो में एसेट्स की जानकारी दे रहा है, अच्छा जी, डेट में टोटल डेट के बारे में बता रहा है, करंट लाइबिलिटी के बारे में बता रहा है, और कह रहा है जी डेट इक्विटी रेशियो निकालो। चलो, तो मैं आपको ना एक जो ये हमने असाइनमेंट बनाए थे इसकी एक छोटी सी बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे लेके चलूंगा, ओके। और इस फॉर्मेट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब जब क्वेश्चन आपका फंसेगा ना, तो अगर आप फॉर्मूलों को रटते हो, रटने से ज्यादा अच्छा है अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी होगी। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, जैसे मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाई। अब आप कहेंगे कि सर ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट है, क्या ये शेड्यूल 3 है? मैंने कहा नहीं, ये आपको रेशो की मैथमेटिक्स को समझाने में हेल्प करेगी। हमें यह पता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं, है ना, यही होता है ना, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। नाउ जो हमारी टोटल लाइबिलिटीज हैं, अगर मैं उसको देखूं तो लाइबिलिटी साइड की 3-4 कॉमन टर्म है। जैसे कि एक टर्म है इक्विटी। ये इक्विटी टर्म मैंने आपको बता दी कि इक्विटी टर्म में 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल भी आती है और रिजर्व भी आती है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं।
ओके, नाउ इसके साथ में लाइबिलिटी साइड में एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डेट। ये क्या है? दिस इज डेट। तो डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर इन दोनों को हम टोटल कर दें, इक्विटी और डेट दोनों को अगर हम जोड़ दें, टोटल कर दें ना, तो वो बराबर हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड के। हां सर, तो बेटे आपको बात समझ में नहीं आई? तो क्या हो गया? नहीं सर, तो क्या हो गया? क्या कमाल की बात करते हो। लो, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि इक्विटी में अगर मैं डेट ऐड कर दूं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। हां सर, हमने समझ लिया, पर आप बता क्यों रहे हो? देखो ना, जिस इक्वेशन में डेट आ रहा है तो वो आपके काम आ सकती है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में डेट आपको ढूंढना हो तो आप डेट को ढूंढने का एक फॉर्मूला समझ गए कि सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दी हो, साथ में इक्विटी दी हो, तो मैं माइनस कर दूंगा। और इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा लेना है और जब जरूरत पड़े उसको यूज करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं डेट को और शॉर्ट टर्म डेट इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाता है मेरा टोटल डेट। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो टोटल डेट, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट मुझे चाहिए तो मैं कहूंगा कि अगर टोटल डेट आपको क्वेश्चन में दिए हैं तो उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना, आपके लॉन्ग टर्म डेट आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, एक मीनिंगफुल रिजल्ट आया या नहीं आया? क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन कह रहा था, मैं आपको बता रहा हूं टोटल एसेट्स। मैंने कहा ठीक है, जो टोटल एसेट्स होते हैं वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होते हैं। फिर वो कह रहे हैं टोटल डेट इतने हैं और करंट लायबिलिटी इतनी है। लो जी, तो अब आपको अपने माइंड में एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, चलो अभी चेक कर लेते हैं। आपने अपने माइंड में एक छोटी सी चीज लानी है कि भाई ये बैलेंस शीट है, टोटल एसेट्स थे शायद 260, तो टोटल लायबिलिटी भी हो गई 260। इसमें तीन टर्म होती हैं, इक्विटी, डेट और करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन कह रहा था जी करंट लायबिलिटी तो है 20,000, ओके, और हमारे जो टोटल डेट है वो है 180। अब इसको हम बोलते हैं टोटल डेट, इसको बोलते हैं टोटल डेट। और टोटल डेट क्वेश्चन कह रहा है जी 180 के हैं, तो 180 में से अगर ये 20 है तो ये 160 हो गई। अब तो मैंने पिक्चर से चीजों को याद किया ना, मैंने किसी इक्वेशन को रटा नहीं। आपको लोग किसी तरीके से रटवाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि रटने की जरूरत नहीं है। ये टर्म अगर आप सीख लेंगे तो आगे पीछे जहां भी यूज होगी आपका माइंड अपने आप फॉर्मूलों को फॉर्मुलेट कर देगा, घबराना नहीं है। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 260 है तो ये भी 260 है। अब 260 में मेरे टोटल डेट है 180, तो इसका मतलब बाकी बची मेरी इक्विटी हो गई। यानी कि मैं एक इक्वेशन और कहना चाहता हूं कि इक्विटी प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज कह दो या टोटल एसेट्स कह दो। अब आप कहोगे सर ये इक्वेशन आपने कहां से याद कर ली? तो हमने डायग्राम से निकाल ली। तो ये मेरी कितनी हो गई? 80,000। बच्चा कहेगा कि सर अगर मुझे ये इक्वेशन याद नहीं है तो भी तो मैं यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल लो, तो भी कितनी आएगी? 80,000। समझे? अल्टीमेटली जैसे ही मुझे फिगर मिली मैं अपनी डेट इक्विटी रेशियो निकालने चला गया। बोलो ना, फॉर्मूला बोलो ना, अरे बोलो ना यार। डेट अपॉन इक्विटी, सो रहे हो क्या? सर डेट तो हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। लो, तो हम निकाल तो चुके हैं 160।
इक्विटी तो सर क्वेश्चन में दी ही नहीं थी, लो निकाल ली इक्विटी। कैसे निकाली? हमने एक बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट बना रखा है, उसी से निकाल ली। अब सर क्या आएगा आंसर? क्या आंसर 2 लिख दूं? नहीं, जो हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं हम उसको 2:1 ऐसे लिखेंगे। ओहो सर, क्या क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 ही आनी चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें इंटरप्रेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करके देनी थी। इंटरप्रेट करते तो हम कहते कि भाई कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो एकदम सही है, जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। सर जी अगला तो हम खुद करेंगे। मैंने कहा लो भाई, तुम्हारी बात कौन टाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि भाई साहब निकालिए डेट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। मैंने कहा अच्छा। वो कह रहे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है। तो मैंने कहा क्या इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी होती है? आप कहोगे नहीं, इक्विटी में और भी कई चीजें आती हैं। मैंने कहा अच्छा। इक्विटी कैपिटल में रिजर्व जोड़ दिया, जनरल रिजर्व, तो अब इक्विटी हो गया। आप कहोगे नहीं सर, अभी और देखो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस, इसी को बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, अगर साथ में मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया होता तो वो भी जोड़ देता। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 37 में सर पहले देखो सी उसने मांगा क्या? मांगा था डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो आपको निकालनी है क्वेश्चन में व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होगा डेट अपॉन में इक्विटी। अब कोई मुझसे पूछे सर इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं कहूंगा इक्विटी का फॉर्मूला होगा इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हो तो माइनस कर देना, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस हो तो माइनस कर देना, डेबिट बैलेंस हो तो माइनस कर देना। लिखा नहीं है, लिख लेना। सर इस क्वेश्चन में देखो तो सही, हमें इक्विटी कैपिटल दी थी 5 लाख, तो लिखो 5 लाख। अब सर प्रेफरेंस कैपिटल दी नहीं है, मैंने कहा तो तुम लिख लो ताकि तुम्हें एग्जाम में गलती ना हो। रिजर्व के नाम पर सर जनरल रिजर्व गिवन था 90,000, तो मैंने कहा लिख लो। और P&L का क्रेडिट बैलेंस था 50, तो प्लस कर दो, डेबिट होता तो माइनस कर देते। तो सर ये हो गया हमारा 6,40,000, यानी नीचे आ गया 6,40,000। उसके बाद डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के नाम पर मेरे पास डिबेंचर्स हैं, ये मेरे शॉर्ट टर्म डेट हैं। तो ये मैं लिखूंगा 1,30,000। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारी रेशियो आएगी आप एग्जैक्टली सॉल्व करते रहिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 0.2:1 आ रही है, बट इसको ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब देखिए, फिर आपके पास क्वेश्चन आया कि सर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो ये जो इक्विटी शेयर्स हमें दिए हुए हैं ये हमारा इक्विटी का पार्ट बनेगा, प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी का पार्ट बनेगा, जनरल रिजर्व इक्विटी का पार्ट बनेगा, सरप्लस इक्विटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। ये सब क्या है? इक्विटी। इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। तो 1 लाख, 150, 195 एंड 20, ये टोटल इक्विटी आ गई 2,15,000। फिर सर ये मेरा डिवेंचर है 75,000 और मुझे निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। तो मुझे एमसीक्यू में फटाफट करना है 75 डिवाइडेड बाय 2,15,000। अब सॉल्व करते रहेंगे, जो आएगा आंसर लिख देंगे। नाउ अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं 2 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब होता है इक्विटी, और वो कह रहे भैया डेट इक्विटी रेशियो बताओ। तो भाई इक्विटी तो मेरे पास 2 लाख है, क्यों? शेयर होल्डर्स फंड्स को ही हम इक्विटी कहते हैं। सर डेट कितना है? तो मैं आपको लेके चलता हूं वापिस, और आपको याद कराता हूं कि देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि
जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो होती है इक्विटी प्लस डेट, ये बताई थी ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, इक्विटी है 2 लाख, तो डेट कितना हो गया 6 लाख। सर आपने कौन सा फॉर्मूला रटा? तो मैं कह रहा हूं कोई भी फॉर्मूला नहीं रटा। अरे इसी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करो, इसको अपने हिसाब से ढाल लो और इसमें बार बार कोशिश करो यूज करने की। तो 2-4 बार यूज करने से आप सीख जाएंगे, घबराए नहीं, सीख जाएंगे आप। तो सर मेरा डेट निकल के आ गया 6 लाख, तो मैं डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकता हूं, बोलो ना। यानी कि ये मेरी हो गई इक्विटी, जो मेरी हो गई ये हो गई मेरी 6 लाख, तो ये हो गई सर 3:1। अब सर ये 2:1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फर्म खतरे में है, इसके लोन जो है ना कैपिटल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा। मैं हेल्प करता हूं। अब सर आइटम दिए हैं प्रेफरेंस कैपिटल, तो कैपिटल को हम बोलते हैं इक्विटी, ये भी इक्विटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी, ये हो गया हमारा डेट। ओके, नाउ डेट इक्विटी रेशियो तो मेरी यहां से निकल जाएगी, ये मेरा डेट है और ये हमारा इक्विटी है, तो 2:1 मेरी डेट इक्विटी रेशियो आ रही है। नहीं 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 नहीं, डेट इक्विटी रेशियो तो मेरे पास डेट है 30 लाख और इक्विटी मेरे पास है 25 लाख, 1.2:1 आ रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं 1.25 आ रही है, 15 और 5 20, 21 और 4 25 लाख, और वो कितना है 30 लाख। मेरे हिसाब से तो 1.2 ही आ रही है। मैं देख लेता हूं कि क्या मैंने मैथमेटिक्स गलत कर दिया क्या। 1.2:1, तो बेटे मेरे हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो यहां पर आपकी ना गलत आ रही है, ये होनी चाहिए 1.2:1। फिर क्वेश्चन कह रहा है कपूर साहब शॉर्ट टर्म वाली भी निकाल दो, मतलब करंट रेशियो क्विक रेशियो निकाल दो। मैंने कहा छोड़ो, करंट रेशियो क्विक रेशियो बच्चे खुद निकालेंगे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करना है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें और भी कई सारी रेशियोज दी हुई हैं, इस तरह की सिमिलर रेशियोज आपको इलस्ट्रेशंस में देखने को मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं अब। नाउ वो कह रहे हैं कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है, कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2 है, तो भाई उसको बताना चाहिए कि भाई 2 नहीं लिखते, 2:1 ऐसे लिखते हैं, 2 और 1। स्टेट गिविंग रीजन, अब सर इस रीजन को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो अब देने नहीं है। हालांकि अभी भी एमसीक्यू की फॉर्मेट में वो एजर्शन और रीजनिंग के बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज, क्या इनकी वजह से रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वो ये कह रहे हैं कि भाई डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और ये बताओ इन ट्रांजैक्शंस के प्रभाव से आपकी डेट इक्विटी रेशियो सुधरेगी, बिगड़ेगी, या उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है। वो कहते हैं हमने एक लैंड बेची, लैंड बुक्स में 4 लाख की थी लेकिन हमने 5 लाख की बेची, है ना। तो अगर आपने 4 लाख की लैंड 5 लाख में बेची तो आपके मन में हो सकता है कि सर पहले मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा। मैंने कहा बना लो, एंट्री बनेगी सर, पैसा आया तो पैसा डेबिट, लैंड गई तो लैंड क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया तो P&L क्रेडिट। यानी इसका फर्क कहां पड़ा, इसका फर्क पड़ा कि हमारे बिजनेस में कैश बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो वो तो सर करंट एसेट्स की आइटम होती है। हमारी लैंड चली गई तो वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कम हो गए, और सर प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आने की वजह से मेरी इक्विटी बढ़ गई, ठीक है। नाउ अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी फिगर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप अपने पास एक इमेजिनरी फिगर का इस्तेमाल करेंगे।
आप कहोगे सर हम तो रट लेंगे, रट लोगे तो देखोगे आप कभी कभी गलती कर दोगे, इसलिए बता रहा हूं समझ लो। आपकी डेट इक्विटी रेशियो है 2:1। अगर आपने ये एज्यूम किया, अगर आपने ये एज्यूम किया कि आपकी इक्विटी है 5 लाख, तो इसका मतलब हो गया आपका डेट हो गया 10 लाख, तभी तो 2:1 की रेशियो बन रही है। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। तो बेटे जब हमने लैंड 4 लाख की थी, हमने 5 लाख में सेल की, तो हमारा बैंक 5 लाख से इंक्रीज हो गया, लैंड 4 लाख से डिक्रीज हो गई, और हमारा प्रॉफिट 1 लाख से इंक्रीज हो गया। अब सर बैंक करंट एसेट्स में जाता है, लैंड फिक्स्ड एसेट्स में जाती है, और जो ये प्रॉफिट है ये दरअसल इक्विटी का पार्ट है। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो इक्वेशन हो गई वो हो गई 10 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, है ना? तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया। जब डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आपका आंसर अब 2:1 से कम आएगा। हो सकता है ये 1.8:1 आ जाए, मुझे नहीं पता, मैं ले रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा, इससे हमारी रेशियो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिनोमिनेटर बढ़ा लेकिन न्यूमिनेटर तो बढ़ा नहीं। तो सर मैं कैसे आंसर दूं? आप फिगर को सॉल्व करके देख लेना, तो वो कम आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे क्या कहोगे, रेशियो बढ़ गई या रेशियो घट गई? हाँ, ये रेशो बढ़ गई या रेशो कम हो गई? मेरे ख्याल तो कम ही कहेंगे इसको, देख लेते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं भाई पहले केस में डिक्रीज ही होगी। ओके, नाउ अगर डेट इक्विटी रेशियो है 0.5:1, तो अब आप मान लीजिए इक्विटी कितनी है, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो मर्जी मान लो, उसका डेट हाफ है, तो वैल्यू निकाल लो, फिर एक एक ट्रांजेक्शन को आप इवेल्युएट करके देखेंगे। ओके सर, पर्पस यहां पर एक एक क्वेश्चन को करवाने का नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट बताने का है, सो दैट जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे, एमसीक्यू को ट्राई करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर हमें एमसीक्यू बनने लगा। अगर मैं आपको बुक के पास लेकर के जाऊंगा तो आपको लगेगा सर बुक में ना बहुत सारी इक्वेशन दी हुई हैं, हमें उन इक्वेशन को कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आपको बार बार बता रहा हूं कि आपने जो मैंने बताई हैं बातें वो याद कर लेनी है, ये वाला टेबल आपने अपने माइंड में बैठा लेना है, और फिर आपकी कई सारी क्वेश्चंस का आंसर ये टेबल दे देगा। और अगर इस टेबल में आपको अपने हिसाब से कोई सूटेबल एडजस्टमेंट करनी हो, कोई आइटम जोड़नी हो, जैसे कि मुझसे कोई कहे तो मैं यहां लिखूंगा कि भाई तुम यहां टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स लिख सकते हो, तुम यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको याद करना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि एक ही तरीका होता है, टीचर ने बता दिया और मेरे को रट लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड ओपन रखना है। तो इन्हीं बैलेंस शीट के बेसिस पर ये नीचे की कुछ मैंने इक्वेशन बना के आपको बताई है। ओके, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। तो सर क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है जी आप मुझे निकाल के दिखाइए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मैंने कहा लो जी निकाल के बता देते हैं। वो कह रहे हमारे लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख, टोटल एसेट है 770। मैंने कहा तो लो, तो इतना आसान है, मैं क्या बताऊं। सर इसको भी कैसे यूज रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं, जैसे प्योर रेशियो में 2:3, 3:4 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं होती है, आइडियल रेशियो सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो की होती है वो भी 2:1 होती है। अगली देखते हैं। अगली में लिखा है शेयर होल्डर्स फंड्स 160, टोटल डेट 360 और करंट लायबिलिटी 40, यानी लायबिलिटी साइड की आइटम आपको दी हुई है।
तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि सर अगर ये हमारी बैलेंस शीट है तो यहां पर आएगी इक्विटी, यहां पर आएगा डेट, यहां पर आएगा करंट लायबिलिटी। हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी दिया हुआ है 160, ओके। टोटल डेट दिया हुआ है 360, तो यानी कि ये हमें दिया हुआ है 3,60,000, ओके। और फिर हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है 40, तो इसका मतलब ये हो गया 40। तो अगर ये 40 हो गया तो फिर मुझे बताओ ये कितना रह गया, तो सर ये रह गया हमारे पास 320। और हमारे टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं, तो ये हो गया 160 प्लस 40 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, ये हो गया सर 5,20,000। तो हमारी टोटल एसेट्स हो गया 520 और हमारा डेट हो गया 320, तो ये हो गया 52:32 और छोटा करेंगे तो 26:16 और छोटा करेंगे 8:13, 13:8 आंसर हो गया। अब सर क्या इसको मैं और ज्यादा सॉल्व करूं, जैसे बुक ने लिख दिया 1.625? अरे नहीं, आप 13:8 लिख के छोड़ सकते हैं, हो गया हमारा काम। हमें इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि सर मैंने टर्म को कैसे निकाला, मैंने इक्वेशंस को कैसे रटा, तो मैंने इक्वेशंस को अपनी बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट से रटा है, तो आपको उसकी यूटिलिटी समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, इस तरीके से वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा और आपने इसको सुलझाने की कोशिश करना है। आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालना है और फिर आपने देखना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। अब आते हैं प्रोप्राइटी रेशो पे। प्रोप्राइटी रेशो का मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड्स ये ऊपर रखें और टोटल एसेट्स को नीचे रखें। अब सर इसके अंदर क्या होता है, कई बार इंटू 100 भी लगाया जाता है और कई बार नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, लगाना चाहे लगाएं, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाएं, रटना नहीं है, झगड़ना नहीं है कि हाँ सर ये क्या हो गया। जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे, एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन नीचे दिखेंगे, अगर उसमें परसेंटेज टर्म में आंसर आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि उन्होंने परसेंटेज यानी मल्टीप्लाइड बाय 100 से सॉल्व किया है। सर जी एक बात बताइए, ये कह रहा है प्रोप्राइटी रेशियो निकालो, शेयर कैपिटल दे रहा है, नॉन करंट एसेट्स दे रहा है, तो ये लायबिलिटी साइड की आइटम है, ये एसेट साइड की आइटम है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रहा है और करंट एसेट्स दे रहा है। तो देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती हैं, एक आती है हमारी इक्विटी कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी तो मुझे पता चल गया 4,80,000 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब सर मुझे टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स का मतलब होता है जो नॉन करंट है प्लस जो करंट है, तो ये हो गया सर हमारा 19,20,000। अब सर आंसर कैसे निकालूं, लो जी लो, पहले मैंने इसको हटाया और इसको हटाया, ये हो गया 480:192, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120, और ये हो गया 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32, तो 120:48 और काट के देखते हैं तो ये हो गया 4 3 जा 12, ये हो गया दिस, और इसको काट के देखते हैं तो ये हो गया 3 4 जा 12, ये हो गया 10, और काटा तो ये हो गया 2:5, और काटा तो ये हो गया 2.5 है ना, 2. अरे सर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया आपने, ओहो इसीलिए ऐसी गड़बड़ आ गई, मैंने फिगर्स को ऊपर नीचे कर दिया। हमें करना चाहिए था 480 डिवाइडेड बाय 1920, है ना, हाँ 480 डिवाइडेड बाय 1920। तो जब हम इसे काटेंगे 4 से काटेंगे तो 120,
और 4 4 जाओ ये 480, तो ये 1 और ये 4, तो ये होगा 0.25, या फिर हम इसे कहेंगे 25%। तो मैंने आपके साथ में कई सारे क्वेश्चन शेयर किए और कई सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिए। नाउ आप इसको दिक्कत हो तो इलस्ट्रेशंस देख के पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारी एक और रेशो बची है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये एक अलग तरह की रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो ये रेशो बताती है कि क्या हम इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं कि जो हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हम पे कर पाए। यानी ये रेशो हमारे इंटरेस्ट की सेफ गार्ड को चेक करती है, इंटरेस्ट के सेफ गार्ड को चेक करती है। तो सर पीछे वाली तीनों क्या चेक कर रही थी? वो कैपिटल के अमाउंट को चेक कर रही थी। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि भाई 100 करोड़ इक्विटी वालों ने पैसे दिए, 200 करोड़ डेट ने पैसे दिए, टोटल 300 करोड़ कंपनी ने कलेक्ट किया। इसमें से बिजनेस शुरू ना होने की वजह से 50 करोड़ का नुकसान हो गया। तो सर हमारे पास 250 CR जो बचा वो कंपनी ने रिफंड किया, तो पहले इसको रिफंड किया और फिर इसको रिफंड किया। तो यहां पर कैपिटल की रिटर्निंग की बात हो रही है। यानी आपने जो लोन दिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका रिटर्न होगा या नहीं होगा, ये डेट इक्विटी रेशो, ये आपके टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटी रेशो, ये सब चीजें एक तरीके से उनके बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहता है बाबा रे बाबा, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि मुझे जो मैं लोन दे रहा हूं उस पे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा रे बाबा ये बताओ ना। आपसे कोई व्यक्ति कहता है यार गगन मेरे को लोन चाहिए, दे दे, तो मैं कह रहा हूं यार तू बड़ा रईस आदमी है, मैं तुझे लोन दे दूंगा, तू मेरा लोन वापस कर देगा, ये बात तो ठीक है, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। पर एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, तू आजकल कुछ काम धंधा तो कर नहीं रहा, तेरे पास पैसों का फ्लो तो है नहीं, तो तू मेरा ब्याज कैसे देगा? बोलो ना। इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए, तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को यह बताता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखिए हमने लिखा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो रिलेशनशिप बताता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का रिलेशनशिप आपके इंटरेस्ट के साथ वो बताता है। ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितने टाइम्स है उस इंटरेस्ट के मुकाबले में जो कि कंपनी को लोन के ऊपर देना है। समझ में आया? इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रॉफिट को चेक कर रहा है, और इसका आंसर आपने याद रखना है कि इसको हम टाइम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मुझे दो बातें बताओ। एक तो ये कि आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है, और दूसरा ये इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके प्रॉफिट कितना है। मान लीजिए अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है और 100 करोड़ के लोन के ऊपर उसको 8 करोड़ का इंटरेस्ट देना है, सपोज कीजिए 8 करोड़ देना है, तो बताओ उसका प्रॉफिट 8 करोड़ से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होगा तभी दे पाएगी। तो सर कितना ज्यादा होना चाहिए? हमने कहा बताओ है कितना? वो कह रहे मेरा प्रॉफिट मान लो 32 करोड़ है। तो मैंने कहा भाई पहले मैं रेशियो लगाऊंगा, प्रॉफिट कितना है 32 करोड़, इंटरेस्ट कितना देना है 8 करोड़, तो मैं प्रॉफिट को ऊपर रख रहा हूं, इंटरेस्ट को नीचे रख रहा हूं। मैंने सॉल्व किया, मेरा आया आंसर 4। इसका मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट देने के लिए मेरे पास 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो हमने कहा इसको आप 4 ना कह के 4 टाइम्स कहो। इसका मतलब कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे करना है वो उसके 4 टाइम्स प्रॉफिट कमा रही है। सर अगर मेरा 32 करोड़ की जगह 40 करोड़ का प्रॉफिट होता तो फिर ये रेशियो हो जाती 40/8 यानी 5 टाइम्स। इसका मतलब 1 रुपी का
इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास 5 टाइम्स यानी 5 रुपीज के प्रॉफिट जनरेट होते हैं, तो मैं कहूंगा भाई तेरा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो सर 4 से 5 ज्यादा बढ़िया है, यानी जितना टाइम्स बिगर आएगा उतना बेटर होगा, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड आइडियल रेशियो नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ अब स्पेसिफिकली बात करते हैं। स्पेसिफिकली से मेरा मतलब यह है कि सर कौन सा प्रॉफिट और कौन सा इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट जिससे आपने इंटरेस्ट देना है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीबीआईटी, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। नाउ सर हाउ टू कैलकुलेट पीबीआईटी? हाउ टू कैलकुलेट पीबीआईटी? तो अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो आप उसको मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो 100 माइनस टैक्स के परसेंटेज से डिवाइड करो, तो इससे आपका आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और पीबीआईटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो ये आपका पीबीआईटी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब सर आपने ये कहा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मैंने कहा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये पीएटी प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है। यस, डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट है। और पीएटी को निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में पीबीटी दिया है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। सर बहुत सारे फॉर्मूले, अरे इतने ज्यादा भी नहीं है कि तुम इतनी बातें करो, ऐसी जितनी देर में तुम सोचोगे उतनी देर में तुम्हें याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा भी ये नहीं है कि तुम इस पर शिकायत करते रहो। नाउ अब 61 नंबर में तो सीधा सीधा दिया हुआ ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बहुत सिंपल हो गया। दूसरे केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज में दिया है और टैक्स का अमाउंट भी रुपीज में दिया है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया है, तो बहुत सिंपल हो गया। इसका फॉर्मूला होगा पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, और पीबीआईटी निकालने के लिए पीएटी दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट भी रुपीज में दिया हुआ है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है, जोड़ दो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। सर जी आपने अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था कि पीबीटी को मल्टीप्लाई करना 100 से, डिवाइड करना 100 माइनस रेट से। अगर तुम्हें रेट दिया होता तब वो फॉर्मूला लगता, यहां सीधा सीधा दिया हुआ है तो इसलिए नहीं लग पा रहा। तो सर इसका मतलब 170 32 लाख प्लस 52 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, इसका मतलब 5 टाइम्स। नाउ हाँ, ये आ गया मेरा 63। ये कह रहा है कि कपूर साहब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख और रेट ऑफ टैक्स है 30%। तो सर आप हमें गणित बताओ, ये फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, जरा बताओ तो सही, है ना। तो गणित वणित को छोड़ो और सिंपल सी चीज को आप अभी याद कर लो कि प्रॉफिट सर जी आप क्या लिख रहे हो आपको पता है, जोश जोश में आप बात ही भूल गए। ओहो, मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर गया। इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बोलते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ना गलती हो गई, इसको लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और इसको भी लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर क्या कह रहे हो, गलती करवा दी आपने और कंफ्यूजन होगी दिमाग में हमारे। तो बेटे कुछ नहीं, पीबीआईटी में दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। यानी पहले मैं न जाने कौन सी ख्यालों में था कि मैं इसको बार बार पीएटी कहे जा रहा था, दिमाग प्रोसेस करके बता ही नहीं रहा था। गगन तू थक गया है क्या, पीबीटी लिखना था, मैं पीएटी लिख रहा था। अच्छा सर, ये पीबीटी होता क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज, ये होता है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख, रेट ऑफ टैक्स है 30%। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि परसेंटेज में दिया है इसीलिए 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स, और उसमें ऐड करूंगा इंटरेस्ट। 6% डिबेंचर्स हैं 20 लाख के, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो जाएगा 20 लाख का 6%, तो 1,20,000 रुपए। तो सर ये हो गया 10 लाख और ये हो गया 120, तो हमारा पीबीआईटी हो गया 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 1,20,000। अब जो भी इसको सॉल्व करके आता हो वो आप सॉल्व कर लेना, उतने टाइम से आप आंसर लिख देना। तो आपको मैंने आज सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बताया, आपने छोटे से इसके लिए नोट्स बनाने हैं, और जो बच्चे वेबसाइट पे पढ़ रहे होंगे उन्हें मैंने ये छोटा सा जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है वहां तो मैंने बच्चों को ये दे दिया है। और जो बच्चे हमारी क्लास YouTube या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उस ग्रुप के अंदर मैं उसको डाल दूंगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम फिर आपको आगे की बची हुई रेशियोज करवाएंगे। धन्यवाद।